नबी। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अच्छा बेटे, इसके बाद मेरी जो प्रेजेंटेशन है इसके दो हिस्से हैं। हम पहले स्टेप्स में बात करेंगे और फिर टूल्स पे बात करेंगे। लेकिन इन दोनों प्रेजेंटेशंस के अंदर मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए और आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है? तो इसलिए जितना एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना एक्टिवली अंडरस्टैंडिंग भी होगी और समझ भी सकेंगे। अच्छा, दो चीज़ें, सारे हाथ खड़ा करें। अच्छा, जब मैं हाथ खड़ा किया करूँगा तो सारे अपना काम छोड़ के हाथ खड़ा किया करेंगे, ठीक है? जब भी एक्टिविटी कोई हो रही होगी, मैंने हाथ खड़ा किया तो इसका मतलब है कि टाइम अब अपना काम छोड़ के कर लेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, मैं आपसे पूछूंगा समझ आई तो क्लैप वंस। अगर आपको थोड़ी समझ आई है तो आप क्या करेंगे? वंस करेंगे। और मैं दूसरी बार पूछूंगा समझ आई तो जिनको ज़्यादा समझ आई वो क्या करेंगे? क्लैप ट्वाइस। समझ आई? समझ आई? ठीक है, बस जिनको कम आई वो एक बार करेंगे, जिनको ज़्यादा आई वो दूसरी बार करेंगे, ठीक है? ओके जी, सर ने आपको स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल के बारे में बड़ी अच्छी तरह बता दिया। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल को अगर डिफाइन करें तो उनके अंदर कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। सबसे पहले कि एक स्मॉल ग्रुप होता है, सर ने क्या बताया था, कितने से कितने लोग? 5 to 10 का होता है, और सेम इंस्टीट्यूशन के लोग होते हैं। सेकंड क्या है, वो क्या करते हैं? रेगुलर इंटरवल्स पे मिलते हैं। रेगुलर इंटरवल्स आइडियली क्या है, एक वीक में 1 घंटा दे सकें। अब वो आप आधा घंटा करके 2 दिन कर दीजिए, लेकिन पूरा घंटा दे सकते हैं एक वक्त में, आपके ऊपर है। तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी रिसेस पीरियड में मिलेंगे, लाइब्रेरी पीरियड में मिलेंगे, फ्री पीरियड में मिलेंगे, तो आप रेगुलर मिलते हैं स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। फिर किसकी प्रेजेंस में मिलते हैं? फैसिलिटेटर की। और क्या मेथड यूज़ करते हैं हम? जो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं। हम अपने ख्यालात की बेसिस पे कोई भी बेटे जितना एक्टिविटी होगी, मेरे ख्याल में इसका ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे, उसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई, एनालाइज और सॉल्व करेंगे। हर स्टेप्स पे हम कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड करेंगे। मेरे ख्याल में, मेरे मामा के ख्याल में, मेरे बाबा के ख्याल में, मेरे दोस्त के ख्याल में नहीं होता। बेस्ड ऑन डाटा होता है। ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी है ना? ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? बेस्ड ऑन डाटा। सब्जेक्टिव क्या है? आपकी राय होती है, ठीक है? तो फॉर किसके लिए बेनिफिट है? आपका अपना बेनिफिट भी है। बहुत से स्किल्स सर ने बताए कि आते हैं आपको, प्रेजेंटेशन स्किल्स आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, एनालिसिस आता है, आपको पावर पॉइंट बनाना आता है, कंप्यूटर पे यूज़ करना आता है, रिसर्च आती है, आपका सेल्फ बेनिफिट और म्यूचुअल बेनिफिट। उसकी वजह से आप कोई ना कोई प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बाकी लोगों के लिए भी तो सॉल्व हो रहा है ना। तो इसलिए सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए ये एक्टिविटी पूरी की जाती है। रोल्स सर ने बताए थे कि टीचर का रोल क्या है। आपके साथ एक टीचर असाइन किया जाता है, उसका रोल क्या है? फैसिलिटेटर का। जो ग्रुप लीडर है वो स्टूडेंट्स के अंदर से ही होता है। ग्रुप लीडर क्या करता है? लीड करता है, असाइन करता है टास्क को जो है विद इन द ग्रुप्स जो होता है, ठीक है? हम एक डेप्टी लीडर सेलेक्ट करते हैं। डेप्टी लीडर क्या है? ग्रुप लीडर को डिफरेंट टास्क में हेल्प कर रहा होता है। मेंबर्स क्या है? वो सारे जो उनको असाइन टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट जो है, स्कूल क्या कर रहा होता है? वो रिकग्नाइज कर रहा होता है जो एफर्ट्स हैं और जो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है वो इंस्टीट्यूशन दे रहा होता है। अच्छा, अभी आप लोग बैठे हुए अपने अपने ग्रुप में ना, जल्दी से आप लोग बना लीजिए कि आपके अंदर से कौन एक फैसिलिटेटर है, कौन ग्रुप लीडर है, कौन डेप्टी ग्रुप लीडर है और बाकी मेंबर्स होंगे। अच्छा बेटे, अभी तो आप बैठे हुए ना वैसे कर रहे हो, होता क्या है इसमें भी हम बेस्ड ऑन कोई टूल यूज़ करके करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वोटिंग का टूल यूज़ करते हैं। वोटिंग का टूल कैसे यूज़ करते हैं जी? हर बंदा जो मेंबर है वो क्या करता है? दूसरे मेंबर को 10 में से नंबर देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मेंबर हैं, आप क्या करेंगे? हर बंदे को कोई असाइन करेंगे। आपके ख्याल में ग्रुप लीडर कौन होना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा आप अहल समझते हैं उसको क्या करते हैं? 10 नंबर देते हैं। दूसरे बंदे को 9 देते हैं। तीसरे नंबर को
8 देते हैं, किसी को 2 बंदों को आप 10 नहीं दे सकते, ठीक है। इस तरह क्या होता है, हर बंदा असाइन कर लेता है नंबर और उसको फिर टोटल करते हैं सारों के नंबर को, जिस बंदे को ज़्यादा मिले होते हैं वो क्या हो जाता है, वो ग्रुप लीडर, और जो सेकंड नंबर वाला है वो डेप्टी लीडर। अभी इतना टाइम नहीं है, सिर्फ आपने क्या है विद इन ग्रुप अपने अपना ग्रुप बना लीजिए, कम से कम 5 लोग हों, या आप जो अपना स्कूल है वो एक ग्रुप में बैठे हैं, अगर दूर बैठे हुए हैं, ग्रुप्स में हैं, आपस में डिसाइड कर लें जल्दी से कि जी आपको ग्रुप लीडर कौन है। ग्रुप लीडर विल बी अमंग द स्टूडेंट्स। अच्छा, आज क्योंकि एक एक स्टूडेंट आए हुए हैं तो इस वक्त कोई एक जो साथ फैसिलिटेटर है वो क्या हो जाएगा, डिप्टी ग्रुप लीडर अपने आप को कंसिडर कर लिया। अभी हम आपको दोबारा से स्टूडेंट बना देते हैं, ठीक है। तो आप में से एक ग्रुप लीडर हो गया और एक डेप्टी ग्रुप लीडर, और अगर तीसरा टीचर मौजूद है तो वो फैसिलिटेटर हो जाएगा, और बाकी आपके मेंबर्स हुआ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आपके पास कागज़ पेंसिल है सबके पास? फयाज सर ने स्टेप्स जो थे इनका करेक्ट ऑर्डर आपको बताया था। आप देखिए इसमें से आपके ख्याल में करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपने पास लिख लीजिए। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपके ख्याल में 4 नंबर को टॉप पे आना चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। करेक्ट ऑर्डर लिखिए कि आपके ख्याल में पहला इसमें से कौन सा होना चाहिए, सेकंड पे कौन सा होना चाहिए, थर्ड पे कौन सा होना चाहिए। अपने पास लिख लीजिए जल्दी से, हरी अप, 1 मिनट। सिर्फ नंबर लिखिए, मैं आप पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको ये लगता है तो आप लिखिए 5 4 3 2 1, उस तरह से। जब मैं हाथ रेज करूंगा सारे काम छोड़ देंगे, जितना हो गया काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए आप में से कितने थे जिन्होंने पहला स्टेप लिखा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। चलिए, गुड। सेकंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप क्या है, एनालिसिस ऑफ द कॉजेज। द फोर्थ स्टेप इज identify countermeasures and act to eliminate causes. 5वां, check the effectiveness. 6ठा, standardize, make manuals and train other colleagues. और 7वां है review and continue solving for other problems. अगर आप लोग देखिए अभी क्वालिटी टूल्स या वो बाकी स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह को छोड़ के सोचिए कि यार कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आप ये तो आइडेंटिफाई करें मसला क्या है, ठीक है। आपको स्कूल के अंदर आप एडजस्ट नहीं हो सकते, या बच्चों की यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, ये 2 अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब पहले आप देखेंगे जी फॉर एग्जांपल कि जी प्रॉब्लम क्या है, इसमें से क्या हमने आइडेंटिफाई करना है कि किसको लेके चलें। फिर क्या है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि उसकी वजह से मसाइल क्या आ रहे हैं, ठीक है, कि जी बच्चा क्या यूनिफॉर्म अनटाइडी है, उसकी वजह से क्या मसाइल आ रहे हैं। बच्चा शाय फील करता है, बच्चा सबके सामने आ नहीं सकता, बच्चे के पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ रहा है, सो ऑन, काफ़ी हो सकते हैं उसके अंदर। तीसरा क्या होना चाहिए कि यार ये मसाइल हैं क्यों हैं, लॉजिकल सीक्वेंस है ना, कि जी अगर मसाइल है वो मसाइल की वजह से क्या हो रहा है और फिर वो मसाइल क्यों हैं, उसकी वजह एनालिसिस ऑफ द कॉज, कि जी उसका पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, वो रेगुलर धुलाई नहीं करते, या वो धोबी उनका शायद रेगुलर नहीं है, बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो अब क्या आपने कॉजेज़ पता कर ली, तो उसके ऊपर आइडेंटिफाई काउंटर मेजर्स, कि जी इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपने रूट कॉज पता लग गई, अब आप उसके ऊपर देखेंगे जी इसको कैसे हम ठीक करें, और उसके ऊपर फिर ठीक करने के लिए आप प्रोसीजर्स या कोई एक्शन लेते हैं कि कैसे करना है। अब जब कर लिया आपने तो फिर देखते हैं जी कि चेक द इफेक्टिवनेस। आप दोबारा जाके देखते हैं कि आपका प्रॉब्लम ये था,
आप उसको हल करने में कितने कामयाब हुए, वो आप चेक करते हैं। अगर आप कामयाब हो गए तो वो वाला मसला ताकि दोबारा सर ना उठाए, और वो मसला कल आप नहीं होते या दूसरे लोगों को पता हो कि इस मसले का हल कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, मैनुअल्स बनाए जाते हैं और दूसरे लोगों को ट्रेन किया जाता है। और आखिर में क्या है कि आप रिव्यू करते हैं कि आप इस सारी एक्टिविटी में कितना सक्सेसफुल रहे, और रिव्यू करके कितना सक्सेसफुल रहे, कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स रही, और फिर क्या है अगले प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं। समझ आई? समझ आई? चलें, गुड। अब ये बेसिक आपने ना 7 स्टेप्स ये ऊपर वाले हैं, इनके ऊपर ही हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। और टूल्स नेक्स्ट, हाँ वो अब आगे हर एक की उसमें मैं जा रहा हूँ अब डिटेल में, ठीक है। जो इसके लिए हम 7 टूल्स यूज़ करते हैं, ये नेक्स्ट पोर्शन जो है उसमें मैं डिटेल में करूँगा। अब मैं हर एक के ऊपर थोड़ी डिटेल में चले जाता हूँ, हर स्टेप के ऊपर। पहला स्टेप क्या था? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। देखिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकें कि मसला है क्या। उसको यहाँ पे जाके पता लगता है जी कि मैं जो हूँ एक्चुअल जो प्रॉब्लम मुझे था, मैं तो वो किया ही नहीं, मैं किसी और प्रॉब्लम के पीछे लगा रहा हूँ। वो बेचारे को क्या हुआ, ये सारी जितनी थकन थी उसका कोई फ़ायदा हुआ? वो क्या करता है बेचारा, दोबारा जाता है और फिर दूसरी सीढ़ी की तरफ चला जाता है कि उसने जाना एक जगह था, वो उसने गलत स्टेयर ली या गलत एलिवेटर ली और वो दूसरी चला गया। उसको दोबारा से घूम के क्या होता है, पीछे आना पड़ता है और दोबारा से वो सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि जी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है। आइंस्टाइन का नाम सबने सुना हुआ है ना? आइंस्टाइन कहता है कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए दुनिया को बचाने के लिए तो मैं 55 मिनट जो है ना प्लान करूँगा और 5 मिनट उस पर अमल करूँगा। हम लोग क्या होते हैं जनरली सब एज अ कॉम भी हम ऐसे ही हैं, हम देखते हैं ये मसला है, फ़ौरन हर एक अपनी राय देना शुरू कर देता है ना। ये ऐसे है, आप रास्ते में ना कहीं पे कोई मसला हो, खड़े हो, हर गुजरने वाला आपको देगा ये ऐसे ठीक हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो हम ये देखते ही नहीं कि जी उस प्रॉब्लम कोई असल रीज़न क्या है, या बाकी जितने मैंने स्टेप्स बताए उसको देखते नहीं और फ़ौरन क्या करते हैं, उसको एक अपनी राय के मुताबिक हल करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करना है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ, पहले तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया, कि जी प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे है। अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग जब एज अ स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे, अगर बेटे आप लोगों को वहाँ से नज़र आ रही है ये स्लाइड, इसको पीछे कह देता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा पीछे कह दें। तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम एरिया है ना वो विद इन द स्कूल और आपके स्टूडेंट्स रिलेटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि मानसरा के अंदर अस्पताल जो है वो किंग अब्दुल्ला वो अच्छा काम नहीं कर रही, आप उसको ठीक कर सकते हैं? ना आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना आपके पास इतनी पावर है कि आप उसको कर सकें। तो हमेशा आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है, कंसर्न जो हो स्टूडेंट्स को या आपके एनवायरनमेंट को। तो अब आप ये कहें कि मैं चांद पे पहुंचना है, अब पाकिस्तानी अभी तक चांद पे क्यों नहीं पहुंचे, तो ये भी आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपने प्रॉब्लम हमेशा देखना है जो आपके स्टूडेंट्स को हो, और ये भी नहीं कि एक स्टूडेंट को हो, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इशू पेश आ रहा होता है हम उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो हमेशा सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई करें कि जी कंसर्न प्रॉब्लम क्या है, वो स्टूडेंट्स रिलेटेड होना चाहिए है, विद इन एनवायरनमेंट हो सकता है, स्टूडेंट्स की स्टडी के रिलेटेड हो सकता है, स्टूडेंट्स को मूव करने में हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कहा टक शॉप का प्रॉब्लम था, इसी तरह डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि जी प्रॉब्लम एरिया क्या है। सेकंड क्या है, फिर हम जब आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम एरिया ना, उसमें हम करते क्या है, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ग्रुप बैठता है और कहते हैं जी क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, हर एक अपना इंडिविजुअल मसला बताना शुरू करता है। मिसाल के तौर पे बैग मेरा बहुत हैवी है,
मैं यूनिफॉर्म जो है मुझसे पहनी नहीं जाती सही से, मैं होमवर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, नहीं कर सकती, मतलब इस तरह के। और कोई मसले आप बताइए। लेट अराइवल का है, बच्चे कोई मसला बताएं, क्या मसला है आपको? ज़्यादा टेस्ट मिलना, वेरी गुड। होमवर्क बर्डन, एब्सेंटिज्म जो है। अब ये देखिए ये सारे मसाइल हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। हम क्या करते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हम एक वक्त में एक मसले को देखना है। ये याद रखिएगा कि हम एक वक्त में एक मसले को एक ग्रुप देखता है। तो आप क्या करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, अभी टूल्स एंड टेक्निक्स पे नहीं आया कि जी कैसे लिस्ट डाउन करेंगे, कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कौन से टूल्स करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि बाद में जब यूज़ कर रहे हो तो आइडिया हो। लेकिन अभी मैं आपके साथ टेक्निकल टर्म्स में टूल्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको स्टेप्स की देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, फिर हम पहले सारे जितने प्रॉब्लम्स हैं लिस्ट डाउन कर दिया, उसके बाद क्या किया, शॉर्ट लिस्ट किए 5 प्रॉब्लम्स, और आखिर में फिर हम एक प्रॉब्लम को ही सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन किसी टूल की मदद से, डाटा की मदद से उसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं। प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मिसाल के तौर पे हैवी बैग है। प्रॉब्लम हमने एरिया भी आइडेंटिफाई कर लिया, ये बच्चों का है, हैवी बैग का प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है क्या, हैवी बैग है। अब इसको हम स्टेट करते हैं। स्टेट करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो, स्टेट कर रहे हो, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, स्कोप उसका डिफाइंड हो और मीनिंग क्लियर हो। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जी अगर हम ये कहते हैं कि जी बच्चों के बैग बहुत भारी हैं, अब इसमें कौन से बच्चों के बैग भारी हैं? यहाँ पे कहीं है? हो सकता है प्री नर्सरी के तो बहुत ही हल्के बैग होते हैं, ऊपर कॉलेज वालों के भी बहुत हल्के होते हैं, 9th 10th भी कभी कभी गुजारा होते हैं। हाँ, अब ये 5वीं 6ठी 7वीं के ना कभी कभी बैग्स बहुत भारी होते हैं। अगर मैं खाली ये कहता हूँ कि जी स्कूल बैग बहुत भारी हैं, क्या ये आपको स्कोप दे रहा है? क्या आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे आपको ये पता लगेगा कि कहाँ पे किन बच्चों का क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। आप करेंगे कि जी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हुए कहाँ पे है, किस पे है। चलिए जब तक वो ठीक करते हैं तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी स्टूडेंट्स के हैवी बैग्स हैं इन क्लासेस 6 to 7th, 6 to 8 कर लें। अच्छा 6 to 9 कर लेते हैं। अच्छा 6 to 9 जो है हैवी बैग प्रॉब्लम है। अच्छा कितने स्कूल बैठे हुए होंगे? अराउंड 11 है। सारे स्कूल्स का है, लेकिन आपको क्या पता कि सारे स्कूल्स का है कि नहीं है, ठीक है। अब आपने कितना उसको क्लोज डाउन करना है प्रॉब्लम को कि जी स्टूडेंट बैग्स आर हैवी इन क्लास 6 to 9th इन मानसरा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। अब आप देखिए प्रॉब्लम एरिया और कितना आपने उसको कंसाइज कर लिया ना। अब आप टारगेट हैं, पता है कि किधर जाके आपने ये हिट करना है, ठीक है। कि जी मिसाल फिर जिना में 6ठी से 8वीं के बच्चों के बैग्स बहुत भारी हैं, हमने उस मसले को हल करना है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी आ गई, आपका स्कोप भी डिफाइंड है, आपको मीनिंग भी समझ आ रही है। क्लियर है? समझ आई? नहीं आई समझ? ज़्यादा? अच्छा चलिए। अच्छा प्रॉब्लम डेफिनेशन करते हुए हमेशा कहते हैं जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो समझते होंगे इस टर्म को, स्मार्ट का वर्ड हम यूज़ करते हैं। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम बाउंड क्या होता है आमतौर पे कि हम इतने अरसे में इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। स्पेसिफिक क्या है कि आपने बता दिया कि बैग हैवी बैग्स का इशू है। मेजरेबल क्या है कि जी बैग्स जो हैं वो कितने हैवी हैं, आप बाद में बताते हैं, थैंक यू। कितने हैवी बैग्स की फिर आप बाद में जाके उसको डिफाइन करेंगे। अचीवेबल कि आप कितना कम करना चाह रहे हैं, उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको मैनेजेबल बनाना चाह रहे हैं ना कि जी बच्चों के बैग्स हैवी ना हो, वो हो। रियलिस्टिक
क्या आप आया कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि आप चांद पे आप प्रॉब्लम रख लें, तो आप चांद पे जा सकते हैं। कोई रियलिस्टिक है कि स्कूल के बच्चों के लिए कि ऐसा कोई सोच सकें? और फिर आखिर में टाइम बाउंड के हम कितने अरसे के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अच्छा, 3 चीज़ें मैंने बताई अभी तक। उसके अंदर पहला हमारा स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके अंदर हमने पहले क्या चीज़ बतानी है? प्रॉब्लम एरिया। सेकंड चीज़ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड चीज़ सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक हो गया? अभी आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हैवी बैग्स को ही प्रॉब्लम लेके चलते हैं, ठीक है? अब सेकंड फेज आता है जिसमें हम देखते हैं जी ऑब्जर्वेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है? आप इसके ऊपर फिर डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। हैवी बैग्स की वजह से व्हाट, वेयर, व्हेन ऑफ द प्रॉब्लम आप पूछते हैं जी डाटा कलेक्ट करते हुए, कब हो रहा है, क्या हो रहा है? मिसाल के तौर पे बच्चे बैग्स हैवी लेके आते हैं, उसकी वजह से उनके क्या इशू आ रहे हैं? बैक एक हो रही है, बच्चे उठा नहीं सकते, घसीटना पड़ता है बैग को, इस तरह के और इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, कब होता है? सुबह जब बच्चे लेके आते हैं या छुट्टी के वक्त लेके जा रहे होते हैं। कितना फ्रिक्वेंट भी हो सकता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप पूछते हैं, उसके ऊपर फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। आप ये नहीं कहते कि जी एक बच्चे का बैग भारी है तो हमने इस पे पूरी कर दी है। आप देखेंगे जाके, फीचर्स को ऑब्जर्व करेंगे, कितने परसेंट 6 to 9 के में कितने बच्चों के बैग भारी हैं। वो डाटा क्या है? भारी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कोई कहता है जी 3 kg भारी है, बच्चे तो कहेंगे जी 3 kg भी भारी है? और टीचर कहेगा जी 12 kg होना चाहिए इसको। सारा कुछ इनको साथ भेजें, ये सारी किताबें रोज़ पढ़ें, कॉपियाँ देखें उसको। तो बेस्ड ऑन रिसर्च हम देखेंगे जी कि एक क्या होना चाहिए उसके लिए, ठीक है? फिर आप अपने रेलेवेंट जो इशू है ना उसके लिए खाली प्रॉब्लम्स के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल कि बच्चे का हम देख रहे हैं हैवी बैग है, हम बैग को वेट करेंगे क्या है, उसकी वजह से क्या इश्यूज हो रहे हैं, कितने बच्चों को कमर में दर्द हो रहा है, कितने बच्चे बैग जो ड्रैग करके लेके जाते हैं, कितने बच्चे बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कर सकते, उसके साथ बहन भाइयों को लिफ्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का डाटा हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए हम रिलेटेड और डाटा नहीं कलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कह सकते इससे बच्चे को भूख लगती है या नहीं लगती, इससे इसका कोई डाटा का ताल्लुक है। तो आपने खाली वो डाटा कलेक्ट करना है जो आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड होगा। फिर हम चेक शीट एक डेवलप करते हैं, वो आगे टूल्स में जाके हम बताएंगे, जिसके ऊपर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और ये याद रखिए कि बहुत ज़्यादा डाटा भी जब कलेक्ट किया जाता है ना, तो वो आपकी प्रोग्रेस को स्लो करता है। तो इसलिए आपको बड़ा टारगेट हो के हम कहते होते हैं व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, इससे रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करें तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। अच्छा, सेकंड हमने क्या डिस्कस किया? ऑब्जर्वेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम। समझ आई? समझ आई? अच्छा, चलिए। अच्छा, थर्ड हम स्टेप पे जाते हैं एनालिसिस ऑफ द कॉज के ऊपर। एनालिसिस ऑफ द कॉज में क्या करेंगे? आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। हैवी बैग है, किस वजह से हैवी है? तो उसमें इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी कॉजेज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सारी कॉजेज़ आइडेंटिफाई करते हैं। उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि आप अपने से पूछते हैं बार बार कि जी ये वाई एंड हाउ, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है और कैसे हो रहा है। बार बार पूछिए अपने आप से, विद इन द ग्रुप। अपने आप का मतलब इंडिविजुअल नहीं होता, विद इन द ग्रुप पूछा जाता है, या इसके ऊपर क्वेश्चनर डेवलप करके डाटा कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स से, और या इंटरव्यूज़ किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी वजह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप पूछते हैं कि जी ये मसला क्यों हो रहा है। मैं मिसाल दूँ, हैवी बैग्स, क्या आपकी किताबें बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब हैं? क्या आपकी कॉपीज़ बहुत प्रिस्क्राइब है? होमवर्क कॉपी अलग है, टेस्ट कॉपी अलग है, क्लास कॉपी अलग है, ग्रामर कॉपी अलग है। क्या टेस्ट कॉपीज़ हर वक्त बैग में पड़ी रहती हैं?
क्या होमवर्क कॉपीज़ भी हर वक्त बैग में पड़ी रहती हैं? ये बहुत से हैं ना जिसकी वजह से बैग हैवी हो सकती है, या बच्चे का लंच बॉक्स बहुत हैवी है, उसकी वाटर बॉटल बहुत हैवी है, या वो और बहुत सी एक्स्ट्रा किताबें जो हैं वो रख के ला रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ उसके अंदर आ सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि आपने अज्यूम नहीं करना कि जी मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम ऐसे है। ये जितने मैंने आपको इश्यूज़ बताए, ये मैं अभी आपको क्या कहा हो सकता है, ऐसे ही है ना। तो हम जब ये कर रहे होते हैं तो हम हो सकता है को सिर्फ अपने पास रखते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर एक्चुअली डाटा कलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कितने बच्चों के पास किताबें कितनी एक्स्ट्रा पड़ी हैं। अगर मिसाल के तौर पर 10% बच्चे खाली एक्स्ट्रा किताबें लेके आते हैं, क्या ये सबका प्रॉब्लम है? तो हम सिर्फ 10% के लिए अपनी क्यों एनर्जी को ज़ाया करें और एक पूरी एक्टिविटी करें। हम देखते हैं कि जी 90% बच्चे क्या करते हैं, वो टाइम टेबल के मुताबिक किताबें नहीं लेके आते। तो हमें उन 90% इशू को देखना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम बेस्ड जो करते हैं डिसीजन, वो ऑन फैक्ट्स या डाटा को करते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या है अगेन कि जी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास जाके उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरव्यू करना है अगर, या जो भी टूल यूज़ करना है, मैक्सिमम लोग जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं। अब हैवी बैग है ना, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ एक रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उन्होंने आपको 10 किताबें लगाई हैं तो वो तो हैं ही हैं, ठीक है। तो ये चारों लोग हैं ना जिनके पास आप जाके डाटा कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं कॉजेज़ को, तो हम ये भी देखते हैं कि जी कब से है ये मसला, हिस्ट्री कि जी ये प्रॉब्लम कब से है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि देखिए नीचे ना जड़ें बहुत होती हैं। हमें ऊपर जो मसला नज़र आ रहा होता है ना, उसके नीचे जड़ें बहुत होती हैं, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एनालाइज कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को, जी हिस्ट्री क्या है, कब से हो रहा है, सिवियरिटी क्या है, कितना सवेयर है, कितना वो होता है, उसकी वजह से मसाइल कितने हैं, कितने लोगों तक हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। आपको कैसे पता लगा बैग हैवी है? कैसे लगा पता? सॉरी, वेट करके तो पहले तो नहीं आपने वेट किया ना, सॉरी, ऑब्जर्वेशन में भी क्या चीज़ देखी आपने? हाँ, गुड, हाँ, कि जी एक बच्चा, आप ये देख रहे हैं कि स्कूल के अंदर बच्चे ड्रैग करके जा रहे हैं बैग। स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो उठा नहीं सकते, साथ वाला कोई उठा के लेके जा रहा है। अब वो आपने क्या सिम्टम्स आपको नज़र आए ना, उसके बेसिस पे आपने देखा कि यार ये कोई इशू है। फिर मेथड्स कि जी क्या मेथड्स के अंदर अगर मसला है, और इसी तरह लिमिटेशंस क्या हैं उसकी। मिसाल के तौर पे 12 किताबें स्कूल ने प्रिस्क्राइब की हैं और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है जी किताबें हम कम नहीं कर सकते, हमने इसको रखना है ये क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी है और हम समझते हैं कि ये हम बच्चों ने करनी है। अब वो लिमिटेशन है कि किताबें हमने उतनी ही रखनी है, हमने बाद में उसको मैनेज करना है कि हम इन किताबों को कैसे मैनेज करें। टाइम टेबल बना सकते हैं, कबर्ड्स में रख सकते हैं, या डिफरेंट वे में हो सकता है उसको। फिर अब अभी तक आपको क्या क्लियर हो गया? प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया है ना, उसके बाद प्रॉब्लम के एनालाइज भी कर दिया किस वजह से क्या इशू है, उसकी कॉजेज़ भी निकल आई, आपको पता लग गया कि जी क्या है। अब आप क्या करते हैं कि स्पेसिफाई करते हैं कि जी हमारे पास 90% स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 6 to 9 उनके बैग्स हैवी हैं, जिसकी वजह से उनके जो 70% है उनके कमर में दर्द होता है, जो 60% लोग हैं वो बैग उठा नहीं सकते, वो ड्रैग करके लेके जाते हैं, 40% लोग जो हैं वो उनकी कोई और हेल्प करके बैग लेके जाता है। अब देखिए मैंने करंट सिचुएशन में आपको क्या कुछ बता दिया, ठीक है, उसके सिम्टम्स भी बता दिए, उसकी वजह से जो हो रहा है मसाइल वो भी बता दिए, फैक्ट्स भी बता दिए, और प्रॉब्लम क्या है वो है, तो वो सारा स्पेसिफाई कर लिया। अब उसकी बेसिस पे हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स की तरफ जाना करते हैं। हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बैग्स हल्के हों, जो 90% बच्चा उठा नहीं सकता बैग, हम ये चाहते हैं उसमें से 85% बच्चा खुद बैग उठा सके। जो 60% बच्चा ड्रैग करके लेके जाता था, हम ये चाहते हैं कि वो
उसमें से 55% बच्चा क्या करे, वो ड्रैग करके ना लेके जाए, वो उठा के लेके जाए। हम ये चाहते हैं जो 40% बच्चे के कोई और सपोर्ट करता था, उसमें से 35% बच्चा जो है वो किसी की सपोर्ट के बगैर खुद उठा के लेके जाए। तो डिज़ाइड में आपने आ गया। अच्छा, अब ये देखिए, डिज़ाइड में मैंने कोई कंक्रीट डाटा दिया आपको ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि जी हम ये चाहते हैं बच्चों के बैग हल्के हो जाएं, सिर्फ ये बात तो नहीं की। अब हल्के हों तो क्या हो, मतलब आप फिर यहाँ पे याद रखिए हमेशा कंक्रीट टर्म्स में रहेंगे कि जी अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो क्या हो, वो कंक्रीट टर्म्स में बताइए कि पहले इशू इतना था, हम ये चाह रहे हैं। 100% नहीं होता। मैंने कहा ना कि 90% बच्चे क्या करके जा रहे होते हैं, ड्रैग करके जा रहे हैं। तो आप कहें जी 90% बच्चा ही वो कर लेगा, ड्रैग नहीं करेगा, तो बहुत से बच्चों का इशू और भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ड्रैग कर सकते हैं। उनकी बाकी बच्चों के मुकाबले में फिज़िक कम है, उनका बाकी बच्चों के मुकाबले में वेट कम है, वो अंडर नरिश्ड हैं। तो आप कहें नहीं 100% ही बच्चा जो होगा वो सारे ड्रैग नहीं करेगा, तो वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है जो टारगेट अचीव हो सके, और आखिर में जाके ज़रूरी नहीं है जो आपने टारगेट सेट किया वो 100% अचीव भी हो, ठीक है, वो कम भी हो सकता है, वो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो रियलिस्टिक टारगेट्स हम सेट करते हैं। अभी तक जो हमने स्टेप्स पढ़े वो कौन से थे जी? पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम, थर्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। समझ आई? समझ आई? चलिए गुड, अपने लिए भी 2 बार क्लैप करें। चलिए गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। आइडेंटिफाई काउंटर मेजर्स एंड एक्ट टू एलिमिनेट कॉजेज। अभी तक आप ये समझ गए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की वजह से क्या मसाइल आ रहे थे, प्रॉब्लम की रूट कॉजेज़ क्या हैं। अब उससे अगला स्टेप क्या है ना कि हम प्रॉब्लम को सारा कुछ समझ गए हैं, अब प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस स्टेप पे हम काम करेंगे। हम क्या करेंगे? काउंटर मेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे ताकि जो कॉजेज़ थी जिसकी वजह से मसाइल हो रहे थे उसको एलिमिनेट किया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके। और हम आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ये ग्रुप ही एलिमिनेट करने के लिए भी काम करेगा। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई भी करना है कि कैसे हल करना है, और वो हल के लिए स्टेप्स जो लेने हैं वो भी ग्रुप ही लेता है विद द सपोर्ट। जहाँ पे चाहिए होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो आप उसको मांगते हैं, लेकिन हमेशा इंकरेज ये किया जाता है कि विदाउट मिनिमम सपोर्ट जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की आप अपना काम कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सबसे पहले आप देखिएगा कि जी इसको हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। उसमें आप इनपुट लेंगे तमाम कंसर्न की। हैवी बैग के ऊपर हमने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया था ना, हम स्टूडेंट से भी पूछेंगे जी उसके ख्याल में कैसे हो सकता है, हम टीचर से पूछेंगे, हम पेरेंट्स से पूछेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे, उन सारों से। क्योंकि देखिए मैं आपको मिसाल दूं कि जी बच्चे कहते हैं जी 12 किताबें हैं जी, इसको 6 हो जानी चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब आते हैं वो कहते हैं जी हम किताब 6 नहीं कर सकते, ये 12 ही रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप अगर से बच्चों से इनपुट लेके वहाँ पर डिसीजन या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो फेल हो जाएगी। आप जब तक तमाम कंसर्न लोगों के पास जाके नहीं उनकी इनपुट लेंगे उस वक्त तक आपका जो काउंटर मेजर है या आप जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो पॉसिबल या सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए इनपुट बाय ऑल लीजिए। और फिर सेकंड ये कि अल्टरनेटिव्स को देखिए कि जब आप सोल्यूशन प्रपोज कर रहे होते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक सोल्यूशन बस वो नहीं होता कि जी बस यही है। आप पहले वे करते हैं कि जी ये ऐसे 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 हल हो सकता है, ये हाँ ए से हल हो सकता है, बी तरीके से हल हो सकता है, सी तरीके से हल हो सकता है। फिर हम ए को एनालाइज करते हैं कि जी इसके बेनिफिट्स और इसके नेगेटिव्स क्या हैं। फिर बी को एनालाइज करते हैं, इसके बेनिफिट्स और इसके नेगेटिव्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और सी को, उन तीनों अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करके उसके बाद फिर किसी एक अल्टरनेटिव को जो है हम सेलेक्ट करते हैं सोल्यूशन के तौर पे। फिर हम सिग्निफिकेंट फैक्टर्स भी देखते हैं जब एनालाइज कर रहे होते हैं कि जी इसको हल करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे हैवी बैग के अंदर हमारे
4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, उन चारों फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना है कि सिर्फ किसी एक के बेसिस पे हम दूसरे के ऊपर कोई डिसीजन ना थोप सकें। फिर बेस्ट सोल्यूशन निकाल दिया और आखिर में क्या करते हैं, हम बेस्ट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्शन प्लान बनाते हैं। एक्शन प्लान क्या है, एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि जी ये स्टेप्स कैसे कैसे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्टेप वाइज क्या होगा। उसके अंदर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन। मैं एक मिसाल दूं बैग्स के सिलसिले में, पहला आपने प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन दिया कि टाइम टेबल को रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या रिसोर्सेज नीडेड हैं, आपको कागज़ पेंसिल चाहिए है, पिछला टाइम टेबल चाहिए है, आपको वो पॉलिसी चाहिए है जिसके अंदर ये पता हो कि एक सब्जेक्ट को कितने वीक में कितने पीरियड्स देने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक्सपेक्टेड टाइम, आप बताएंगे जी कि टाइम टेबल रिवाइज करना है 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर, एक मिसाल दे रहा हूँ। तीसरा है, फिर आप देखते हैं कि अनप्लान्ड इवेंट्स इसमें कोई हो सकते हैं। आपने एक चीज़ इम्प्लीमेंटेशन की हुई थी ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कुछ सेशन रखना है पेरेंट्स के लिए। अब अनप्लान्ड इवेंट क्या हो सकता है, उस दिन गवर्नमेंट छुट्टी अनाउंस कर देती है, उस दिन छुट्टी आ जाती है, तो आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि कोई भी अनप्लान्ड इवेंट किसी वक्त हो सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा। फिर थ्रेट्स क्या हो सकते हैं कि जी ऐसे केस में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं उस जो आप एक्शन ले रहे हैं उसके सिलसिले में। फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स को बुलाते हैं, थ्रेट ये है कि पेरेंट्स आते ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, पॉसिबल सपोर्ट आपको किस किस से चाहिए है इसके सिलसिले में, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए है, कोई और किसी डिपार्टमेंट से चाहिए है, किसी और टीचर से चाहिए है, वो सपोर्ट क्या चाहिए है। और फिर लास्ट जो है मॉनिटरिंग, इसको कौन मॉनिटर कर रहा होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस सारे एक्शन को देख रहा होगा कि जी टाइम टेबल मैंने 2 हफ्ते की एक्टिविटी दी थी कि रिवाइज करना है, तो कौन मॉनिटर कर रहा होगा कि जी हमारे सारे स्टेप्स पूरे हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए हैं वो मिल रहे हैं, जो सपोर्ट चाहिए वो मिल रही है, तो वो सारे हम एक्शन प्लान के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ लगता है समझ नहीं आई है, हाँ आई समझ, चलें गुड। अब क्या है, चेकिंग द इफेक्टिवनेस है। अब आपने क्या किया है, इम्प्लीमेंट भी कर दिया है सोल्यूशन, ठीक है। आप अब ये देखना चाहेंगे कि जी हम कितने सक्सेसफुल हुए, हम आया स्कूल बैग को हैवी करने में कामयाब हुए, आया हम कामयाब हुए कि बच्चे ड्रैग करके नहीं लेके आ रहे, आया हम कामयाब हुए कि बच्चा अपना बैग बगैर किसी के सपोर्ट के कर सकता है, हम कामयाब हुए कि हमने टाइम टेबल रिवाइज कर लिया। ये सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, आपने पहले टारगेट सेट किए थे ना, आप अब यहाँ पे जाके देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जी पहले क्या सिचुएशन थी। पहले सिचुएशन ये थी कि 90% बच्चे बैग ड्रैग करके लेके जा रहे थे। अब आप चेक करेंगे दोबारा डाटा और कहेंगे जी कि अब सिर्फ 10% बच्चे या 15% बच्चे ड्रैग करके हैं। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे जो गोल्स आपने सेट किए थे उसके साथ इस स्टेज पे। फिर आप बताएंगे जी पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस क्या हुए इसकी वजह से, कि जी बच्चे जो वो था बैक पेन होता था अब नहीं होता, बच्चे छुट्टियां कम कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, और मतलब जो भी हो सकता है। जो एक्चुअली ये भी फिर वही है जो पहले आपने वो किया था। अच्छा, इसकी वजह से जो आपने इम्प्लीमेंट किया, आया कोई नेगेटिव भी है? मतलब हो सकता है कि बच्चे को कहा गया था कि जी आप ये 4 किताबें स्कूल में छोड़ के जानी, होमवर्क वाली आपने साथ लेके जानी है, वो होमवर्क वाली भी नहीं लेके जाता और वो वहीं छोड़ के चला जाता है। तो वो भी आप फिर देखते हैं कि जी इसकी वजह से आया कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो वो आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस में चेक करते हैं। जो छठा स्टेप है, स्टैंडर्डाइज, मेक मैनुअल्स एंड ट्रेन अदर कलीग्स। आपने जितना सक्सेसफुल रहे, जो चीज़ें की हैं, आप चाहते हैं ना कि वो आइंदा एक उसी तरह से होती रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा जी कि क्लासरूम के कबर्ड्स के अंदर बुक्स को रखना चाहिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने ये जो 6 महीने इसमें ही रखवाई, आप चाहते हैं आइंदा भी हमेशा
ऐसे ही हो, तो उसके लिए क्या है, आप स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, मैनुअल्स बनाते हैं और अदर बाकी लोगों को ट्रेन करते हैं। तो आप क्या करें, एक डॉक्यूमेंटेशन पूरी उसकी की जाती है कि जी क्या क्या कैसे प्रपोज किया था, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और कितना सक्सेसफुल रहा। तो उसके लिए आइंदा के लिए क्या है कि जी एक टाइम टेबल होना चाहिए। मैं मिसाल ही दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इसको उस तरह से टर्म्स में नहीं लेना कि आपने यही सोल्यूशन है। मैं एक सोल्यूशन के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि जी टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें कुछ किताबें घर में होनी चाहिए, कुछ बच्चा लेके आए। इसी तरह होमवर्क कॉपीज़ घर में होनी चाहिए, टेस्ट कॉपीज़ क्लासरूम में होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे और कोई है तो उसका एक मैनुअल पूरा वो बन जाएगा। इसी तरह कुछ अर्सा आप मॉनिटर करते रहें उन रिज़ल्ट्स को, कि वो नहीं है कि जी एक बार आपने देख लिया तो वाह वाह होगी। विद टाइम क्या है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कुछ अरसे के लिए उसको मॉनिटर करें, कुछ अरसा, क्योंकि केस स्टडी का टाइम सिर्फ 6 महीने होता है हमारे पास। तो अरसे का मतलब ये है कि आप मॉनिटरिंग के लिए शायद 15 दिन या महीना होगा आपके पास, तो उसमें 2-3 बार उसको चेक करें अपने इफेक्टिवनेस को। ट्रेन, इन्फॉर्म और इन्वॉल्व अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, जितने उससे अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आपने टाइम टेबल में बता दिया कि जी ये किताबें घर में होंगी, होमवर्क वाली ये जिस तरह से भी है, तो अब उसमें आपको बच्चों को भी ट्रेन करना है, उसमें आपको टीचर्स को भी ट्रेन करना है, उसमें आपको मैनेजमेंट को भी ट्रेन करना है, उसमें आपको पेरेंट्स को भी ट्रेन करना है। तो जितने लोगों के साथ कंसर्न है उनको ट्रेन किया जाए कि ये कैसे होगा। और इंश्योर दैट यू कम्युनिकेट विद अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु कुड बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है कि आपके दूसरे डिपार्टमेंट में भी फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ के अंदर, कोई ऐसा एक्शन करते हैं आप, ठीक है। और आखिर में क्या है, समराइज द चेंजेस दैट हैव बीन मेड। आप एक जब वो डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें समराइज़ कर लेते हैं कि जी जो चेंजेस हुई हैं उसके अंदर। और लास्ट स्टेप है रिव्यू एंड कंटिन्यू फॉर अनदर प्रॉब्लम। अब इस स्टेप पे क्या करते हैं, आप अपनी टीम की अचीवमेंट्स को समराइज़ करते हैं। जी आप कितना सक्सेसफुल रहे चीज़ों को चेंज करने के लिए, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे उसको कितना सक्सेसफुली आपने सॉल्व किया। टीम की अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट सिर्फ प्रॉब्लम तक नहीं है ना, टीम की अचीवमेंट ये भी है कि आपने टूल्स सीखे, आपने प्रेजेंटेशन सीखी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आपने टीम बिल्डिंग सीखी, टीम वर्क सीखा। तो ये सारा कुछ है और उसमें जो कुछ सीखा उसको समराइज़ कीजिए, फिर रिकग्नाइज़ करें एफर्ट्स को। जितने लोगों ने आपके साथ काम किया विद इन द ग्रुप, आपको सपोर्ट दिया, आपको बहुत से टीचर्स बाकी सपोर्ट देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट देती हैं, जितने लोग आपको इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज़ करें, उनके एफर्ट्स को वहाँ पर राइटिंग में। और फिर क्या करें, आखिर में हम डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट किस तरह करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये जितना काम किया आप लोगों ने उसमें देखा होगा, जो कन्वेंशंस होते हैं उसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अपने सारे काम को डॉक्यूमेंट की शक्ल में प्रेजेंटेशन ना सिर्फ कन्वेंशन में पेश करते हैं बल्कि अपने स्कूल के अंदर भी पेश करते हैं, अपने टीचर्स के सामने पेश करते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने अगर ज़रूरत हो तो उसको पेश करते हैं। तो जहाँ जहाँ वो प्रेजेंट करना हो उसको एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिपोर्ट पेश कर देते हैं। और एक और तरीका ये होता है कि उसकी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके लाइब्रेरी में या ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन के पास रख लिया जाता है, ठीक है। और जब ये काम कंप्लीट हुआ तो कमर बांध लें नेक्स्ट उसके लिए। ये नहीं है कि एक हो गया तो बस हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है बेटे। आपको नेक्स्ट फिर उसके लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फीचर ऑफ द प्रॉब्लम, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ आइडेंटिफाई countermeasures and act to eliminate causes, fifth check the effectiveness, sixth standardize, seventh review। क्लियर है? चलिए, अगर मैं इस सारे प्रोसेस को, ये स्टेप्स नहीं है बेटे, मैं सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक सिंप्लीफाई फॉर्म में करूँ तो आप स्कूल के अंदर क्या करेंगे, पहले ग्रुप फॉर्म करेंगे, ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, लीडर एंड डिप्टी लीडर सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप का एक नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्या है डाटा कलेक्शन करेंगे उसके लिए, फिर क्या है टारगेट सेट करेंगे, उसके ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे काउंटर मेजर्स को, उन काउंटर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि
आया, आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ले चुके हैं या नहीं, और फिर उसके ऊपर स्टैंडर्डाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे। मतलब ये 7 स्टेप्स इनके अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन मैं एक अगर आम फैम में उसकी बात करूं तो ये सारे एक आपने एक्टिविटी सी जो करनी है उसके अंदर ये इन्वॉल्व है। एनी क्वेश्चन इस वक्त तक बेटे? हाँ जी प्लीज़। तो ये जो एक्शन प्लान था इसमें ये जो पॉसिबल सपोर्ट थी तो उसको एक्सप्लेन करें स्लाइड में। अच्छा प्लीज़। अच्छा देखिए, जो एग्जांपल हमने ली थी टाइम टेबल बनाने की, अब टाइम टेबल बनाने के लिए मुझे पॉसिबल सपोर्ट चाहिए है। कभी कभी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर टाइम टेबल बनाने के लिए स्पेसिफिक लोग होते हैं, ठीक है, तो मुझे उसकी सपोर्ट चाहिए होगी कि वो टाइम टेबल बनाने में, या मैं उसको बताऊंगा कि जी ऐसे ऐसे मुझे बना के दें, या मैं उसके पास जाऊंगा और पूछूंगा जी क्या पॉलिसी प्रोसीजर है कि पर टीचर कितना मैक्सिमम वीक में उसको वर्कलोड दिया जा सकता है, पर सब्जेक्ट का वर्कलोड क्या होता है, तो वो सपोर्ट जो है इसके अंदर होती है पॉसिबल। ये तो एक टाइम टेबल है ना, मतलब और बहुत से इश्यूज़ हैं उसके अंदर, उस प्रॉब्लम या उस जो स्टेप ले रहे हैं उसके रिलेटेड किन लोगों से आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हम स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं आपको खुद तो सारे प्रोसीजर्स और उसका नहीं पता होता, तो आप कंसर्न बंदे के पास जाएंगे और उससे सपोर्ट उसके सिलसिले में ले सकते हैं, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? जी प्लीज़ भाई साहब। हाँ हाँ जैसे आपने पहले ये कहा ना कि आपके पास सिचुएशन किस तरह से आएगी, तो उन्होंने भी जैसे एक एग्जांपल की ऐसा चाइल्ड ट्रेनिंग बस पे, तो ये फिर उसके बाद सेकंड चीज़ अभी आपने मेंशन की कि हमारे पास 6 मंथ्स होते हैं इसके लिए, तो ये टाइम पीरियड किधर से स्टार्ट होगा? क्या ज़रूरी तो नहीं है कि कोई स्टार्ट में ही देखे, मिड में भी देख सकता है, एंड में भी देख सकता है, इसको थोड़ा सा ठीक। अच्छा बेटे, आइडियली 6 मंथ की एक्टिविटी होती है, ठीक है, लेकिन आपके करिकुलम में कभी गुंजाइश नहीं होती तो ये 4 मंथ्स में भी हो सकती है, 5 मंथ्स में भी होती है और 6 मंथ्स में भी। और कब से स्टार्ट करना है, ये आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जब हम तो आपको ये सजेस्ट करेंगे ना कि आप अभी आज जाएंगे तो 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर काम शुरू कर लें, क्योंकि आपकी जो रीजनल कन्वेंशन है वो सितंबर में है, नेशनल कन्वेंशन जो है वो नवंबर में है, तो आइडियली 6 मंथ चाहिए है, 5 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, तो और स्टार्ट कब करना है यह अब आपके ऊपर है कि आप करें। नॉर्मली कब करना चाहिए, सेशन के स्टार्ट के कुछ अरसे बाद इस एक्टिविटी को लेके चल सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? भाई साहब जी। So let's suppose we are not achieving the desired results. Then which kind of solutions we should go for again? Because we want desired results. Let's suppose we are achieving 50% of them. This is not an ideal situation. 50% is not a desired result. ओके अच्छा बेटे देखिए, इस एक्टिविटी के अंदर जब आप डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं भी अचीव कर सके तो उसमें कोई इशू नहीं होता। हम वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं जी कि हमारा टारगेट 90% था, हम 50% अचीव कर सके। क्यों? जब आप 50% करेंगे ना तो आप उस वक्त देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि आप 50% क्यों नहीं कर सके। इधर आपको पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिली, इधर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट नहीं मिली, या आपको कोरोना हो गया, आपने एक्टिविटी नहीं कंप्लीट कर सके, तो वो 50% हम वहाँ पे नोट डाउन करते हैं और करते हैं। फिर नेक्स्ट केस स्टडी होती है, यहाँ पे ये क्लोज हो गया कि जी हमने ये काम किया, इसका हम इतने % अचीव कर सके, वो हमने सब कुछ लिख दिया। अब जब नेक्स्ट केस स्टडी होगी तो वो एनालाइज पहले कर लेंगे कि यार पिछले लोग क्यों नहीं कामयाब हो सके, वहाँ पे क्या इश्यूज थे, वो वहाँ से आगे उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, यस बेटे। तो पॉसिबल का ये जो वर्ड है ये तो लिमिटेड नहीं है, एक्सेप्ट नहीं
से कम तरीन होंगे, तो इसमें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो जो हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोल्यूशन अप्रोच है उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, जनरली जो केस स्टडी है हम स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल का करते हैं ना, हम प्रॉब्लम ही ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं जो विद इन द बाउंड्रीज हमारे हल हो सके, जिसमें हमें बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, अब वो हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, बहुत सी बार नहीं सुन सकता, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हम वो प्रॉब्लम लेते हैं जिसको हम विद इन द प्रेमिसेस या विद इन जो हमारे डोमेन है उसके अंदर हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। और पॉसिबल सपोर्ट उसके रिलेटेड विद इन डोमेन हमें क्या पॉसिबल सपोर्ट मिल सकती है। अगर हम आउटसाइड द डोमेन की बात करेंगे तो वो हमारे हाथ में नहीं है। मतलब मैंने मिसाल दी ना कि अस्पताल के हालात बहुत ख़राब हैं, वो हमारे डोमेन में ही नहीं है, उसको कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा चलिए प्लीज़ पहले। सर मेरा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो हमने प्रेजेंटेशन दी तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने कहा कि आपकी जो स्लाइड बनी है वो रूल के मुताबिक है, वो रूल बता दें कि लाइन कितनी होनी चाहिए और हर लाइन में वर्ड्स कितने होने चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना। अच्छा देखिए, जब आप हम ये बनाते हैं ना स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल का एंड का हमारा एक है कि हम प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल के साथ हम बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं। आप टूल्स सीखते हैं, आप एक्सेल पे सीखते हैं, पावर पॉइंट सीखते हैं बनानी। अब ये जनरल एक रूल है कि आपके पास डाटा वहाँ पे रिटन फॉर्म में कम से कम होना चाहिए। अब मैंने जितना आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बताया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पैराग्राफ्स की फॉर्म में ना लिखूँ, क्योंकि जब पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो जो सामने वाले लोग हैं ना, आप में से कितने हैं, मैं बात भी कर रहा था लेकिन जब स्लाइड सामने आती है सबकी अटेंशन वहाँ पे होती है, वहाँ पे आप पढ़ना शुरू कर देते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप जितना पॉइंट्स की फॉर्म में रहेंगे उतना जो जज है उसके लिए भी आसान होता है और ऑडियंस के लिए भी। आमतौर पे हम कहते हैं कि जी 5 to 6 लाइन्स होनी चाहिए और एक लाइन में भी 5 to 7 वर्ड्स होने चाहिए। और फिर आप जब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपने कौन सी स्कीम यूज़ की हुई है, कलर स्कीम क्या है, अक्सर ये होता है ना वहाँ पे इतना डाटा डाल दिया जाता है समझ ही नहीं आ रही होती। बैकग्राउंड कभी इतना डार्क होता है ऊपर वो ही नज़र नहीं आ रहा होता टेक्स्ट क्या लिखा है, या कभी बैकग्राउंड और टेक्स्ट एक कलर के होते हैं वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो वो जब आप बना रहे होते हैं तो उसके जो एस्थेटिक्स हैं उसका भी ख्याल किया जाए, ठीक है। कि अब वाइट बैकग्राउंड है तो इसके ऊपर जो डार्क हैं वो उभर के आएंगे। अगर मैं इसके ऊपर कोई लाइट कलर यूज़ करता तो वो आपको ना नज़र आते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्लैक बैकग्राउंड रखूँगा तो उसके ऊपर लाइट कलर यूज़ करूँगा। तो वो कुछ चीज़ें ये भी हम प्रेजेंटेशन में सीखते हैं। तो ये एडेड एडवांटेज है स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल का कि हम ऐसी चीज़ें अभी साथ साथ बच्चों को सिखा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ बेटे किस क्वेश्चन था? अच्छा पहले वो पूछते हैं। वालेकुम सलाम। बेटे अच्छा थैंक यू वेरी मच। बैठिए बेटे। मोटिवेशन के बगैर तो कुछ ये स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि सर ने आपको बताया था ना ये एक वॉलंटियर एक्टिविटी है। यहाँ पे हम बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप आओ आप कर लो आप कर लो आप कर लो। यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करके बताया जाता है। सर ने आपको मोटिवेट किया कि जो लोग ये करते थे वो बाद में जाके उनको कितना फ़ायदा हुआ। सर ने एक बच्चे की मिसाल दी, मैं भी आपको एक बच्चे की मिसाल देता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने बोर्ड में टॉप किया, उसको पंजाब गवर्नमेंट 4 मुल्कों के यूरोप के ट्रिप पे लेके गई। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बच्चे सेलेक्ट किए और वो बच्ची भी लेके गए उसको। अब वहाँ पे भी जिस यूनिवर्सिटी में जाते, जिस डिपार्टमेंट में जाते, उस बच्ची को सबसे आगे कर लेते कि आपने बोलना है। हालांकि उसमें लाहौर के लोग भी थे, कराची के लोग भी थे, बड़ी बड़ी सिटीज़ के थे। क्यों? क्योंकि वो बच्ची भी इस स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल की एक्टिव मेंबर रह चुकी थी। तो यहाँ पे आप लोग जो कुछ सीखते हैं ना, और ना सिर्फ आपके विद इन स्कूल आपको फ़ायदा होता है। बेटे जब आप लोग आप अपने टीचर से पूछे ना, जब एमफिल करने जाते हैं ना तो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। जब रिसर्च कर रहे होते हैं बीएस में, अच्छा अपने टीचर से फिर इस पर भी पूछिएगा। बहुत से लोग मास्टर्स में
हम लोगों समेत जब जाके खड़े होते थे ना सबके सामने, टांगें कांपती थी, प्रेजेंटेशन का पता ही नहीं था पावर पॉइंट क्या होता है। अभी भी आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, बहुत से लोगों को नहीं पता। आपके पास जब ये स्किल आते हैं तो आप वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा एक्सेल करते हैं, क्योंकि वो स्किल आपको पहले से पता है। प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, प्रेजेंट कैसे करना है, रिसर्च कैसे करनी है, ये सारे टूल्स ऐसे ऐसे टूल्स हैं। इसमें जब 7 क्वालिटी टूल्स हम बात करेंगे जो आम रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं। क्वेश्चनर कैसे डेवलप होता है, इंटरव्यू कैसे करना है, चेक शीट पे डाटा कैसे कलेक्ट करना है, ये सारे टूल्स आपको फ्यूचर में जाके बहुत करते हैं। तो इसलिए ये याद रखिए कि आपका इस एक्टिविटी की वजह से आपके मार्क्स पे हज नहीं होगा, बल्कि आप और अच्छा शायद परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट, ये बच्ची ने काफ़ी देर से हाथ उठाया हुआ है। अच्छा चलिए, इसका मतलब है ज़्यादा समझ आई है क्वेश्चन ज़्यादा है। चलिए गुड। ये तो आइडियल कंडीशन होती है कि 90% की एक प्रॉब्लम है और 10% की नहीं है। अब 90% की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उन 10% पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन समटाइम्स विद इन द ग्रुप हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। अगर हम एक की जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या पता दूसरे की प्रॉब्लम इंक्रीज कर रहा हो। अच्छा, अब बेटे जब आप विद इन द ग्रुप, पहले ना सबसे पहले हम विद इन द ग्रुप देखते हैं कि जी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करते हैं। जब 5 प्रॉब्लम शॉर्टलिस्ट की है, ठीक है, अब उन 5 प्रॉब्लम्स को लेके हम जाते हैं बाकी बच्चों से डाटा कलेक्ट करते हैं। अब उसमें हम पे देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जी कौन से लेवल पे हमने काम करना है और वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर 90% लोग उससे हल हो रहा है उसका मसला और 10% का कोई और इशू उसकी वजह से डेवलप हो रहा है, तो फिर भी हम विन विन सिचुएशन के अंदर ज़रूर हैं कि हम 90% लोगों के सक्सेसफुल हुए। वो 10% के लिए फिर हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं ना, उनके लिए तो हम इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए उनको इंडिविजुअली टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, उसमें देखिए जब आप डाटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना हमारे सामने, जिन्होंने काम किया होता है हमें पता होता है। देखिए जब सामने बंदा आके ना आपसे बोलना शुरू करता है ना, कभी कभी क्लास में भी होता है, बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि टीचर किस दिन टाइम गुजार रहा है ना। और इसी तरह जब कभी बच्चों को प्रेजेंटेशन दी होती है वो तैयारी करके नहीं आते, तो हमें भी पता होता है बच्चे ने तैयारी शैरी नहीं की, ये वैसे ही आएँ शाएँ बाएँ कर रहा है। तो हमें भी वहाँ पे पता लगता है कि इसने टूल यूज़ किया तो वो क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए, उसकी डायग्राम कैसी है, कौन से स्टेप पे क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, वो सारा कुछ सामने वहाँ पे डिस्प्ले में हमें नज़र आ जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा, देखिए अभी जो है ना, हम जिस स्टेज पे हैं, हम अभी प्रमोशन स्टेज पे हैं। अभी हम इंकरेज करना चाह रहे हैं लोगों को आएँ करें। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम आपको बताएं आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं, आपने बहुत गलत किया है, आप नहीं कर सकते आइंदा। अभी हम सिर्फ लोगों तक इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उनको लाना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पोजीशन नहीं देते। केस स्टडीज़ के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता। कुछ अवार्ड्स हम रिकग्निशन के लिए ज़रूर रख लेते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देते। तो उसका पर्पज़ ये है कि अभी लोग आएँ, इसमें काम करें, इसको बेनिफिट करें। एक स्टेज आएगी जहाँ पे फिर ये देखना ज़रूरी हो जाएगा जी कि ये अब हम देखें कि इन्होंने करेक्ट किया है या नहीं किया और क्या है बेस्ड ऑन डाटा। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ। नो नहीं, अच्छा देखिए, अगर हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं हुए और हम कम्प्लीटली फेल हो गए हैं, लेकिन हमने फिर भी लर्निंग की है, हमेशा याद रखिए फेलियर एक्सपीरियंस होता है। आपको आइंदा के लिए पता लग गया ना कि ये काम नहीं करना। एक केस स्टडी में आपने ये किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, वो इम्प्लीमेंटेशन आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा कीजिए बेशक केस स्टडी अगले फेज़ में। नो कभी भी नहीं होता कि आपने 90% कहा तो आप जी 90% ही टक करके मिल गया आपको, आइडियली कभी भी नहीं होता। और फेलियर कोई बुरी बात नहीं है। आप नहीं अचीव कर सके, बताइए क्यों नहीं अचीव कर सके, क्योंकि वो भी लर्निंग है, वो बाकी लोगों के लिए और आपके लिए भी लर्निंग है कि जी नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना। ठीक है, बस थोड़ी सी इनपुट मैं देना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि हमारे पास चेक शीट होती है,
हर स्कूल की हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि दे फॉलो द फर्स्ट स्टेप, सेकंड ऑल स्टेप्स जो है वो फॉलो चेक कर रहे होते हैं कि आपको प्रॉपर्ली फॉलो किए नहीं, जो टूल्स आपने प्रॉपर्ली यूज़ किए नहीं। ये हम फिर उस बाय द एंड ऑफ दैट कंपटीशन वो आपके हवाले करते हैं कि आपकी यहाँ है आज की डायरेक्शन। उसमें एक है ना कि अगर अब एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, अब 3 जजेस हैं, एक पॉइंट एक जज उसको दे रहा है 2 मार्क्स, द अदर वन इज गिविंग 5 मार्क्स हाँ। एंड 3 मार्क्स। सो हाउ कैन यू चेंज? अच्छा देखिए, उसमें ना क्योंकि हमारे पास वहाँ पर से 15 मिनट होते हैं और उस 15 मिनट में आपने एवेलुएट करना होता है, ठीक है। उसमें बायसनेस आ सकती है, 2 जजेस के व्यू डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर उस वक्त आप क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहा होता है ना, मुझे ये तो नहीं होता मैं आगे करके पीछे करके फिर देखूंगा इसने क्या कहा क्या। उन 15 मिनट्स में एक कंटिन्यूस उसमें से हमने सोचना होता है, देखना होता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हम उसके ऊपर जजमेंट कर रहे होते हैं। तो वो जजमेंट के अंदर ज़रूर बायसनेस या सब्जेक्टिविटी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला हाँ हाँ मतलब कहने का मतलब है कि स्कूल को उस पॉइंट पे अपने आप को कैसे बेहतर करें कि जब एक जज कह रहा है नो 5 मार्क्स था, द अदर वन इज आप देखिए, हाँ आप जब ये देखेंगे ना कि जी हम क्या कर रहे हैं, हाँ देखिए हम इसके ऊपर इससे मुबर्रा होना चाह रहे हैं कि हम मार्क्स के लिए कुछ करेंगे, इसको हम इसको एज ए एक्टिविटी फ्रूटफुल देखना चाह रहे हैं। और हम दोबारा आके ड्राइंग बोर्ड पे देखिएगा कि क्या स्टेप जो मैंने वहाँ पे किया और जज ने अगर इसके कम मार्क्स दिए, मैंने ठीक किया था या नहीं किया था। अगर आपने ठीक किया दैट इज़ वेल, क्योंकि आपको तो बेनिफिट अपने इंस्टीट्यूशन में तो हो गया उसका। सबसे कम मार्क्स के लिए स्टैंडर्डाइजेशन will you please explain what is standardization in your evaluation sheet? It is written that case study as a policy document. मुझे नहीं समझ आई बात। देखिए स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, आपने आया जो स्टेप्स थे, जो इम्प्लीमेंटेशन था, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर्स बने, उन प्रोसीजर्स के ऊपर SOPs बन गई थी, उन प्रोसीजर का कोई मैनुअल बना, उन प्रोसीजर को अप्रूव हुआ गया, ठीक है। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है ना कि आइंदा वो वाली चीज़ उस तरह से हो, तो वो उसके लिए SOPs होती हैं, प्रोसीजर्स हैं, अप्रूवल वहाँ से होती है।